एवरीवन, आज मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ी आपको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जाए। मोस्टली लोग पूछते हैं कि ऐसे में सबसे ज़्यादा फेलियर क्यों है, इसकी क्या रीज़न्स हैं और फिर इसके लिए वर्क कैसे किया जाए। तो ये दो वीडियोस मैं बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो जो आज बना रहा हूँ, जो आज अपलोड कर रहा हूँ, वो फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और फिर उसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे दूसरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे के ऊपर वर्क कैसे स्टार्ट किया जाए। तो फेलियर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फेलियर की कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक एटलीस्ट एक आपको ट्रैक पाथ बता देगी जिसको आपने फॉलो करना और जिससे इधर उधर नहीं हटना। तो फेलियर लोगों का किस वजह से होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप सर्टेन कंडीशन, सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखें और उस फेलियर से आप बच जाएँ। नाउ कमिंग टू द रीज़न्स ऑफ फेलियर, मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ कि चार मेन रीज़न्स है फेलियर की। उसमें सबसे पहली तो ये है कि मिसगाइडेंस, ये बहुत रोल प्ले कर रही होती है फेलियर में। दूसरा है हाइप बहुत क्रिएट कर दी जाती है, हाइप की वजह से भी अल्टीमेटली फेलियर होता है। तीसरा ये होता है कि जो खुद स्टूडेंट हैं वो राइटिंग को अवॉइड करते रहते हैं, ऊपर से वो मिसगाइडेड भी होते हैं, हाइप भी बहुत क्रिएट हुई हुई होती है। और लास्टली ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फेयर का एलिमेंट है, डर का जो एलिमेंट है वो भी बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो 97-98% जो ऐसे के अंदर फेलियर आ रहा है उसमें। तो मिसगाइडेंस जो है ये एक बहुत प्राइम फैक्टर है फेलियर के अंदर। ऐसे में इसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ सेटअप्स पे आवाम को मिसगाइड किया जाता है, कुछ कुछ सर्टेन क्लेम्स करके। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाता, तो वो कुछ सर्टेन चीज़ें अननेसेसरीली उन्होंने इनकारपोरेट करवा दी हैं जो कि ऐसे के एसेंस नहीं है या ऐसे का पार्ट नहीं है, या अगर हैं भी सही तो वो किसी और जगह पे हैं, बट एक मतलब ना एक बस अपनी वो बनाने के लिए उन्होंने डिफरेंट जगह पे नई चीज़ें इनकारपोरेट करवा दी हैं। तो वो आवाम फिर उन्हीं के ऊपर स्ट्रेस कर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, ज़्यादा उन्हीं पे काम करती रहती है और अल्टीमेटली जो असल चीज़ होती है, असल काम होता है, उसके ऊपर फोकस नहीं करती। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि थीसिस स्टेटमेंट है, मोस्टली लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है कि आउटलाइन से, ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, इससे कोई डिफर करना चाहे तो कर सकता है, बट एज़ फॉर आई नो थीसिस स्टेटमेंट जो है, मैंने जो हार्वर्ड का पैटर्न देखा या और पैटर्न देखे हैं, वो इंट्रोडक्शन का या स्टार्ट में या एंड के करीब जो आप एक स्टांस लेते हैं वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बताया जाता है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कि ये थीसिस स्टेटमेंट आपने आउटलाइन से पहले लिखनी होती है। हालांकि सिंपली आउटलाइन एक बुक के कंटेंट्स की तरह है जो आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपने बुक परचेज़ करने वाले को कि बुक परचेज़ करनी है या नहीं। इसी तरह से थीसिस ऐसे की आउटलाइन देख के वो डिसाइड करता है कि आइदर ही शुड गो फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, और या इधर से ही फेलियर डिसाइड हो सकता है आराम से, यानी बुक को डिस्कार्ड कर सकता है वो इधर से ही। तो लेकिन बस वो अनफॉर्चुनेटली उधर इनकारपोरेट कर दिया, वो कॉमन सेंस को भी नहीं अपील करती। अगर नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ये डिटेल्स में बताऊँगा। तो इसी तरह एक्सटेंट ऑफ इशू है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ इशू लिखना होता है, कुछ कहते हैं कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स बीच में ऐड करने होते हैं, सिंपली एक ट्रांजिशन को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं अब एक से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, उसके लिए बीच में एक अलग सा अजीब सा छोटा सा 2-4 लाइनों का पैराग्राफ। मतलब ये कोई कोई बेतुकी इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वह कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बताई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे करते हैं। तो ये इसी तरह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा लिखें बट 1500 वर्ड्स लिखें। तो मतलब कितना अच्छा, हर बंदे के लिए तो ये अप्लाई नहीं हो सकता ना। एक्सेप्शनल केस कोई बहुत अच्छा लिख के आ जाए और 1500 वर्ड्स वाला पास भी हो जाए, बट उसको हम सारों के ऊपर अप्लाई तो नहीं कर सकते ना, यूनिवर्सली तो कोई एक केस को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह से ये मिसगाइडेंस बहुत रोल प्ले कर रही होती है फेलियर में। इसी तरह से एक फैक्टर हाइप का भी है, हाइप बहुत क्रिएट कर दी जाती है। फिर बच्चे एग्ज़ाम में जाते जाते हैं तो वो जो है ना पैनिक कर जाते हैं, या सिलेक्शन टॉपिक की गलत कर बैठते हैं, या अटैम्प्ट करते हुए कोई गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि पीछे हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई होती है। और वो उसमें भी हाइप में भी बड़े डिफरेंट तरीके उन्होंने अपनाए हुए हैं। कोई कहता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, आपने कोई फैंसी लैंग्वेज लिखनी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए, लेंथी सेंटेंसेस वगैरह हों, या इसी तरह से कुछ। तो ये भी मैंने देखा कि 1.5-2 माह टेक्निकल राइटिंग सीखते रहते हैं, कुछ स्कॉलरली राइटिंग सीखते रहते हैं। हालांकि ये एकेडमिक राइटिंग है जिसमें आपने एक एकेडमिक, एक स्टूडेंट अप्रोच के ज़रिए से अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्लियरली और पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना होता है, जस्ट इतना ही करना होता है। बट वो अनफॉर्चुनेटली इन्हीं कामों में लगे रहते हैं बेचारे, सारा साल वो कैब इकट्ठी करते रहते हैं और उसको पुट करने का तरीका सीखते रहते हैं। कंटेंट पे, थॉट प्रोसेस पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे कोई फोकस नहीं होता। फिर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो चूँकि हाइप इतनी क्रिएट की गई होती है तो उनका फोकस लिखते हुए भी यही
वर्ड्स पे और वर्ड्स को घुसेड़ने पे, उनको यूज़ करने पे रहता है, कंटेंट पे और थॉट प्रोसेस पे कोई फोकस नहीं होता, और फिर अल्टीमेटली वो ज़ाहिर है वो पैनिक, वो जो सारी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है वो अल्टीमेटली फेलियर की तरफ ले जाता है। इसी तरह तीसरा फैक्टर जो है वो है राइटिंग को अवॉइड करते रहना। इसको हम मस्चिव कॉजेशन भी कह सकते हैं। फेलियर की सबसे बड़ी कॉज ही यही है कि आप जब तक खुद राइट अप नहीं करेंगे तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि आप उधर जाके 3 घंटे में रेलिवेंट भी लिखें, वेटेज का भी ख्याल रखें, ग्रामर स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी ना हो, अपने हर पैराग्राफ को जस्टिफाई भी करें, उसको सब्सटेंशिएट भी करें, अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, अच्छा थॉट प्रोसेस पुट करके आउटलाइन भी बनाई हो विद लॉट ऑफ कंसिडरेशंस while writing your outline or writing your paragraphs and introduction as well। तो इतनी चीज़ें आप कैसे 3 घंटे में, अगर बगैर प्रैक्टिस के आप भले अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील करते रहें, बट आप उधर बैठ के 3 घंटे में स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ नहीं निभा सकते। बट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। तो ये राइटिंग को अवॉइड करना ये भी बहुत बड़ी फेलियर की रीज़न है। लिंगर ऑन करते रहते हैं हम लोग, इससे जी चुराते रहते हैं, ठीक है, ख़ुद को फेस करने से डरते रहते हैं, अपनी गलतियों से डरते रहते हैं कि गलत लिखूंगा लोग क्या कहेंगे। भाई गलत लिखेंगे तो ठीक होगा ना, तो उसके साथ फिर आपका पास होने का चांस बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फेलियर में कि हम राइटिंग को अवॉइड करते रहते हैं। जी, तो लास्ट फैक्टर है फेयर का एलिमेंट, जो डर का एलिमेंट है। पिछले सारे काम आप अच्छे से निभा लें, आप गाइडेंस भी ठीक ले लें, आप राइटिंग करते भी रहें, और आप हाइप भी अपने अंदर ना क्रिएट होने दें इस सारी प्रोसेस की, सीएसएस की, एसए की। स्टिल एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सारे किए कराए पे पानी फेर सकता है, और वो है डर। डर कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। ये मतलब अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स का भी रास्ता रोक लेता है। तो जिसको तैयारी के दौरान ही 24 घंटे यही डर रहे कि नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो भाई फिर इस रास्ते पे आए क्यों थे? किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया था, ठीक है। तो ये डर का एलिमेंट है, ये फिर डर डर कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इवन कि अच्छा टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं करने देता ऐसे का। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, सिर्फ यही डर का एलिमेंट जो डर निकाल के जाता है, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करता है, जो अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करता है, उसको पता है कि खुदा न खास्ता अगर ये मेरे लिए नहीं भी है सीएसएस या ये सीएसएस, तो स्टिल मैं ज़िंदगी में एक्सेल कर सकता हूँ, मेरे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं एक पोटेंशियल आदमी हूँ। जिसको अपने पोटेंशियल पे बिलीव होता है वो इससे नहीं इसका डर दिल में बैठाता। लेकिन कमज़ोर आदमी हमेशा अपने दिल में डर बिठा लेता है कि यार पता नहीं ये हो जाएगा, मैंने इतनी इमोशंस मेरी फैमिली के अटैच हैं, मेरे हैं, इतना फाइनेंशियली इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, इतना टाइम इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, तो वो समझता है कि शायद ये सब वेस्ट हो जाएगा, और वो डर का एलिमेंट उसको फिर वो वाकई वेस्ट करवा भी देता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फेलियर के अंदर, फेयर का एलिमेंट। तो ये सारी डिस्कशन का पर्पज़ यही था कि आपको ये 4-5 एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपके माइंड में हो, ताकि आप थ्रू आउट योर प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन ये 4 चीज़ें अवॉइड करते रहें। गाइडेंस अच्छे से ढूंढें, ठीक है, अपने फेयर पे, अपने डर पे काबू पाएँ, अपने अपने पोटेंशियल पे बिलीव करें, और ऑब्वियसली साथ साथ राइट अप भी करते रहें, और अपने जहन में इस सारे प्रोसेस का, इस सारी फेज़ का हाइप भी ना क्रिएट होने दें। जितना सिंपलिस्टिक रह के इफ़ेक्टिवनेस और चीज़ है, और वो ज़ाहिर है वही ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। तो ये करके आप इंशाल्लाह सक्सेस अपने लिए वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लास्टली मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि एसए के लिए मैंने अपना भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है जो कि कोविड से पहले से चल रहा है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही गाइडेंस के लिए वो सेशन वगैरह ज्वाइन करना चाहे सीएसएस के, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्रेसी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।